ठीक है, तो कल हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से स्टार्ट किए थे। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में। आज हम लोगों को देखना है कि इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे इनका फंक्शन। जो कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं वो हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना। तो पहला देखिए ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो है ये ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रो करना। ठीक है, तो ऑक्सीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ये एक सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, कि ह्यूमन यूरिन से कौन सा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है या आइसोलेट होता है। सो आंसर इज ऑक्सिन। The term auxin is applied to indole 3-acetic acid and to other natural and synthetic compounds। ठीक है, तो नेचुरल भी और सिंथेटिक भी, मतलब जो मैन मेड है, हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो आपको कल बताया गया था कि ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन है वो प्रमोशन में है। ठीक है, ग्रोथ प्रमोशन। सो दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, तो जो एपिकल रूट्स और स्टेम्स हैं वहां पे आपको ऑक्सिन बनता हुआ दिखे। फिर जब वहां बन जाएगा देन दे विल माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो बनेगा ये कहाँ? ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। और फिर वहां से वो माइग्रेट करके जाएंगे वैसे जगह पे वहां पे ऑक्सीजन का यूटिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। ये सेकंड क्वेश्चन है जो ये आपसे पूछ सकते हैं। Now, oxins like indole acetic acid, indole butyric acid, they have been isolated from plants. तो स्कूल एग्जाम में पूछा जाता था नेम टू ऑक्सिन्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। तो IAA एंड IBA। उसके बाद सिंथेटिक ऑक्सिन्स का एग्जाम्पल पूछा जाता था, तो NAA एंड 2,4-D। ठीक है, सो दीज आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स। NAA का मतलब नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D का मतलब 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों आपके सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। ठीक है, तो ये जो भी ऑक्सिन्स आप चारों ऑक्सिन्स पढ़े यहाँ पे, दो सिंथेटिक दो नेचुरल। IAA IBA नेचुरल ऑक्सिन्स हैं जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। NAA और 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं जो बनाया जाता है। तो इनका इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ हैं? एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब इनका फंक्शंस क्या होता है ऑक्सिन का? हम इनको कहाँ इस्तेमाल करेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। सो दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ठीक है, तो आप स्टेम को काटिए और उसमें अब आप रूट ग्रो कराना है आपको, तो आप ऑक्सिन का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो आप स्टेम काट के उसमें रूटिंग करा के आप उसको फिर से वापस सॉइल में प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, तो नया प्लांट हो जाएगा। So this is an application which is widely used for plant propagation. Plant propagation मतलब नया प्लांट बनाना। ठीक है, Auxins promote flowering in pineapples. This is very important question. पूछता है इस किस पौधे में ऑक्सिन फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा? तो आंसर इज पाइनएप्पल। ठीक है, अनारस। They help to prevent fruit and leaf drop at early stages, but promote the abscission of older mature leaves and fruit. अब यहाँ पे देखिए ये चीज समझने का बात है। ऑक्सिन जब प्लांट नया है या प्लांट पार्ट नया है, जैसे फ्रूट है, नया फ्रूट बना है, पत्ता नया बना है, ठीक है, तो उसको गिरने नहीं देगा। ठीक है, मतलब अर्ली स्टेजेस में वो फॉल नहीं करेगा प्लांट। ठीक है, लेकिन जब वो ओल्ड हो जाएगा तो फिर उसको गिरने में मदद करता है। ठीक है, सो एप्सिशन में भी ये यूज होता है। ठीक है, it promotes the abscission of older mature leaves and fruit. Very important point, स्टूडेंट लोग यहाँ कंफ्यूज करता है इस पॉइंट में। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लोग पढ़ता है कि ऑक्सिन का काम सिर्फ प्रमोशन में है, एब्सिशन में नहीं है। एब्सिशन में एब्सिसिक एसिड है, फिर आपका इथाइलिन गैस है। हम लोग यही पढ़े थे कल, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में यही दो हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन।
लेकिन ये ऑक्सिन भी ये काम कर रहा है। So in most higher plants, so this part needs focus because इसको याद रखना होता है. In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral axillary buds. So this phenomenon is called apical dominance. ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका एपिकल बड ग्रो कर रहा है, तो जब वो ग्रो करेगा तो वो लैटरल बड को ग्रो करने नहीं देगा, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा लैटरल बड ग्रोथ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन अगर आप शूट टिप को काट दें, मतलब डिकैपिटेट कर दें, इफ यू रिमूव द शूट टिप देन इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब, इफ यू वांट टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस देन ऑक्सिन कैन बी यूज्ड, ठीक है। मतलब आपको एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन इस्तेमाल हो रहा है, और अगर आपको एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना है तो ऑक्सिन प्रमोशन वाले सोर्स को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सिन कहाँ बन रहा है, ऑक्सिन बन रहा है आपका शूट टिप में, तो आप शूट टिप को हटा दीजिए जो सोर्स ऑफ ऑक्सिन है, ठीक है, उसको डीकैपिटेट कर दीजिए। तो जब आप डीकैपिटेट कर दीजिएगा तो ऑक्सिन नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सिन का सोर्स हट गया, ऑक्सिन का सोर्स हट गया तो फिर एपिकल बड जो है वो इनहिबिट नहीं करेगा लैटरल बड को, और आपका लैटरल बड ग्रो करने लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको हेज प्लांट बनाना है, जैसे कि आप चाय का बागान देखिए, तो चाय का बागान आप देखे होंगे, बड़ा बड़ा झाड़ बनता है, उसको क्या बोलते हैं, झुरमुट, तो कहने का मतलब हेज बनता है इन सिंपल वर्ड। तो हेज अगर आपको बनाना है, मतलब प्लांट को चौड़ा करना है, ऊपर लेंथ में नहीं बनाना है, उसको लंबा नहीं बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा, एपिकल डोमिनेंस को आपको रिमूव कर देना है, ठीक है, तो शूट टिप को हटा दीजिए, तो आप हेज बनाने में मदद मिलेगा आपको। तो यही आपको कैन यू एक्सप्लेन वाई में यही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सिन्स कैन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोपैथी इन टोमेटोज, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हम सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू किल ऑल डाइकॉट वीड्स, लेकिन ये मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फेवरेट क्वेश्चन भी, कि 2,4-D किसको अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स ओनली डाइकॉट वीड्स, मोनोकॉट वीड्स को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको अपने बागान में या लॉन में वीड नहीं चाहिए, तो आप 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो डाइकॉट वीड्स को मार देगा, ठीक है, तो यू विल गेट अ वीड फ्री लॉन। ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पहला तो ये 2,4-D पूछता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हेज मेकिंग पूछता है, एपिकल डोमिनेंस का रिमूवल, ठीक है। उसके बाद फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स पूछता है, और उसके बाद नेम 2 सिंथेटिक ऑक्सिन्स, नेम 2 नेचुरल ऑक्सिन्स पूछता है, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो बार बार आपका आता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछेंगे, आज का ट्रेंड है मैच द फॉलोइंग, तो और आसानी से आप आंसर कर पाइएगा मैच द फॉलोइंग इनके क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जिबरेलिन्स। तो जिबरेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर, कल हम लोगों ने देखा था कि ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है। So there are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. Very important. स्टूडेंट लोग यहाँ कंफ्यूज करता है कि फंजी से जिबरेलिन नहीं मिलता है, और वो सोचते हैं वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि 100 से ज्यादा जिबरेलिन बना है, तो प्लांट से तो मिल ही रहा है, फंगस से भी मिल रहा है, ठीक है। अब ये चूंकि 100 से ज्यादा था, तो अब नामकरण जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA100, GA103, इस टाइप हम लोग नाम किए, जैसे इन ऑर्डर, जैसे जैसे वो डिस्कवरी होते गया। सो जो GA3 होता है, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिबरेलिन्स टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये 100 से ज्यादा जो जिबरेलिन्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, योर आंसर इज जिब्रेलिक एसिड 3, GA3, तो इसको याद रखिए।
ऑल जिबरेलिक एसिड्स आर एसिडिक, नाम से ही पता चल रहा है, जिबरेलिक एसिड बोल रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर पोजेस कर रहा है, ठीक है। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज इन प्लांट्स, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट काफी होता है। जैसे कि जिबरेलिक एसिड कैन कॉज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एक्सिस, ठीक है, जैसे कि जो अंगूर का गुच्छा होता है उसको आपको लंबा करना है, यू हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक, तो आप क्या कीजिएगा, जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दे दीजिए, ठीक है, तो उसका लेंथ इलोंगेट हो जाएगा। उसी तरह देख, जिब्रेलिक एसिड कैन आल्सो कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट, ठीक है, तो छोटा छोटा एप्पल बनता है, अगर आप उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर दीजिएगा एप्पल के बागान को, पौधों को, तो वो क्या होगा, शेप जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अंगूर का गुच्छा बड़ा करने के लिए, एप्पल का शेप बड़ा करने के लिए आप GA3 का इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, ठीक है, डिले सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापा को रोकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, तो क्या करेंगे हम पौधे को GA3 ट्रीटमेंट दे देंगे और लंबे समय के लिए उसको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो ट्री में ज्यादा समय तक यंग रह सकता है, मतलब वो येलोइश नहीं होगा, ग्रीनिश रहेगा, बिकॉज इट डिलेज सेनेसेंस, ठीक है, इस सेनेसेंस को डिले कर रहा है, इसलिए वो लंबे समय तक नेचुरल कंडीशन में अगर आपको उसको ग्रीन रखना है तो आप जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दें, ठीक है। सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, ठीक है। बट ये क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि GA3 इज यूज टू स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो मॉल्टिंग इंडस्ट्री में कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है, कौन सा फाइटो हार्मोन इस्तेमाल होता है, तो जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि मॉल्टिंग इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में कौन सा हार्मोन आप इस्तेमाल कीजिएगा, अंगूर का गुच्छा बड़ा करने के लिए कौन सा इस्तेमाल कीजिएगा, एप्पल का शेप आपको इलोंगेट करना है तो कौन सा इस्तेमाल कीजिएगा, ट्री को लंबे समय तक ग्रीन रखना है, फ्रूट्स को मार्केट पीरियड बढ़ाना है तो कौन सा ट्रीटमेंट दीजिएगा, ठीक है। सो दीज आर कॉमन क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। नाउ शुगर केन दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर इन देयर स्टेम, ये तो आपको पता ही है, गन्ना का जो मेन शुगर है वो क्या है, चीनी। सो अगर आप मान लेते हैं कि शुगर केन क्रॉप को अगर जिब्रेलिन से अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसका जो स्टेम है वो बढ़ जाएगा लंबाई में। अभी आपने क्या किया था, एप्पल को भी इलोंगेट किया था, ग्रेप का स्टॉल को भी इलोंगेट किया था, यहाँ शुगर केन को भी आप इलोंगेट कर सकते हैं, उसका लेंथ को बढ़ा सकते हैं, और इसका इलोंगेशन होगा तो कंटेंट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है पर एकड़ लगभग 20 टन से ज्यादा का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है अगर आप GA3 का ट्रीटमेंट शुगर केन को देते हैं, ठीक है। बट होता क्या है, इकोनॉमिक्स की आपको समझना है कि ये सब बाजार में काफी महंगा मिलेगा, ठीक है, तो साधारण फार्मर्स के बस की बात नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, spraying juvenile conifers which is hasten the maturity period, thus leading to early seed production, ठीक है। अगर मान लीजिए कोनिफर का पौधा छोटा है, उसको आपको फटाफट मैच्योर करना है तो आप क्या कीजिए, GA3 का ट्रीटमेंट दे दीजिए, तो उससे क्या होगा, उसमें बीजा लगने लगेगा, ठीक है, तो मैच्योर हो जाएगा, समय से पहले मैच्योरिटी आ जाएगी जुवेनाइल कोनिफर, ठीक है। So gibberellins also promote bolting, that is internode elongation just prior to flowering in beet, cabbage and many plants with rosette habit. अब आप देखे होंगे गोभी, कैबेज, ये सब आप देखे होंगे, तो किस तरीके से रोजेट मतलब एक गुच्छा टाइप का आप बोल सकते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, ये है आपका रोजेट हैबिट है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनमें जो नोड है, इंटरनोड का इलोंगेशन करने में मदद करेगा ये, ठीक है, जिब्रेलिन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहाँ से पूछा जाता है। बोल्टिंग, नेम द हार्मोन दैट प्रमोट्स बोल्टिंग, बोल्टिंग का मतलब इंटरनोड इलोंगेशन बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है।
तो यहाँ आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मॉल्टिंग वाला पूछा जाता है, बोल्टिंग पूछा जाता है, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सो दीज आर द 2 कॉमन क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो कि हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो आपको कम से कम ये 2 याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं साइटोकाइनेंस, ठीक है। तो साइटोकाइनेंस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें छुपा हुआ है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सो दे हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एंड वी डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, तो कल हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इनकी डिस्कवरी काइनेटिन के रूप में हुई थी। काइनेटिन है क्या? तो एडिनिन है, ठीक है। तो एडिनिन क्या है? प्यूरिन है, तो आप पढ़े थे इसको, एडिनिन गुआनिन, ठीक है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, ये पूछा जाता है अब आपसे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हेयरिंग स्पर्म डीएनए से कौन सा फाइटो हार्मोन एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। तो योर आंसर इज साइटोकाइनिन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है, साइ क्या काइनेटिन प्लांट में ऑकर करता है? नो, इट डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में पूछा जाता है। So search for natural substances with cytokinin-like activities led to the isolation of zeatin, ठीक है, zeatin from corn kernels and coconut milk। तो साइंटिस्ट लोग खोजा तो उसको साइटो और ये कहाँ डिस्कवर किया गया? काइनेटिन डिस्कवर किया गया था हेयरिंग स्पर्म डीएनए से, ठीक है। तो नेचुरली नॉर्मली काइनेटिन को साइंटिस्ट लोग प्लांट में नहीं पाया, तो वो लोग पता किया कि क्या इसका ऑल्टरनेट मौजूद है काइनेटिन का, काइनेटिन मतलब इसकी समान एक्टिविटीज होनी चाहिए। सो दे केम टू जियामेज, जियामेज मतलब मकई। तो वहां पे उन उन उसमें उसने जियाटिन नाम का एक केमिकल आइसोलेट किया कॉर्न कर्नल से, ठीक है। और फिर बाद में कोकोनट का जो मिल्क होता है उससे। Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified, ठीक है। काफी रॉबस्ट साइंटिफिक रिसर्च हुआ था इस समय फाइटो हार्मोन्स में, ठीक है। और बहुत सारे चीजों को ढूंढा गया और लैब में बनाया भी गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब ये जो नेचुरल साइटोकाइनिन है ये कहाँ मिलेंगे आपका? सो दे आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर्स, ठीक है। तो रैपिड सेल डिवीजन कहाँ होगा? रूट एपिक्स में होगा, शूट एपिक्स में होगा, ठीक है। यंग फ्रूट में होगा, मतलब जो चीज भी यंग है, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स और यंग फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ग्रोथ है, तो ग्रोथ है तो सेल डिवीजन भी होना चाहिए। तो रैपिड सेल डिवीजन जहाँ कहीं भी होगा वहां पे नेचुरल साइटोकाइनिन का सिंथेसिस दिखेगा, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट बनाने में मदद करता है, लैटरल शूट ग्रोथ करने में मदद करता है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एपिक में आपको ऑक्सिन काम करता है, वो एपिकल डोमिनेंस को ऑक्सिन करता है, लेकिन साइटोकाइनिन क्या करता है, उसको, ठीक है।
तो एक तो तरीका है कि आप शूट को काट दीजिए, शूट एपेक्स को, ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस हट जाएगा। और दूसरा है साइटोकाइनिन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। नाउ दिस पॉइंट वाज स्टडीड बाय रिचमंड एंड लैंग, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है दोनों, रिचमंड एंड लैंग, पे साइटोकाइनिन का इफेक्ट स्टडी किया था, तो इसीलिए हम लोग इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या मतलब है कि अगर हम साइटोकाइनिन को पत्ता जो है वो साइटोकाइनिन में ज्यादा समय तक हरा भरा रहेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो पत्ता येलो हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, या फिर इसको एक तरीके से समझिए या दूसरे तरीके से, अगर आपने न्यूट्रिएंट जिस जगह पे जा रहा है वहां पे साइटोकाइनिन की मदद से न्यूट्रिएंट मोबिलाइज हो रहा है, जहां न्यूट्रिएंट जाएगा वो जगह हरा भरा रहेगा, वहाँ सेनेसेंस नहीं होगा। जिधर से न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करेगा वो जगह न्यूट्रिएंट लेस हो जाएगा, तो वो येलोइश हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है साइटोकाइनिन का काम ही है सेल डिवीजन को प्रमोट करना, मतलब नया पत्ता बनाना, नया क्लोरोप्लास्ट बनाना, ठीक है, और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना, और फाइनली लीफ सेनेसेंस को डिले करना। तो दिस डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस with the help of cytokinin resulting in nutrient mobilization is called Richmond-Lang effect, ठीक है। ये है तीनों आपके प्रोमोटर्स के रूप में जो हम लोग पढ़े थे। अब उसके बाद आता है आपका इथाइलिन, ठीक है। तो इथिलीन जो होता है गैसियस फाइटोहार्मोन, ठीक है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट। तो जो भी फ्रूट समय के साथ क्या होता है, देखिए राइपन हो गया तो उससे आप देखेंगे अजीब तरह का सेंट निकलता है, गैस निकल रहा है, विथिलीन गैस है, ठीक है। तो ओल्डर फ्रूट्स और जो राइपन फ्रूट्स है, बनाना है या फिर पाइन एप्पल, जो भी आप ले लो, उससे आपको इथिलीन गैस निकलता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, तो ये इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। उसके बाद एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, ये पूछता है आपसे, ठीक है। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग कौन कराएगा, तो इथाइलिन कराएगा। इथिलीन प्रोमोट सेनेसेंस, साइटोकाइनिन क्या करता है, डिले करता है सेनेसेंस, ये क्या करता है, प्रमोट करता है सेनेसेंस, ठीक है, बुढ़ापा जल्दी लाता है। एंड इट आल्सो लीड्स टू एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। पत्ता और अगर पेड़ पे तो वो पत्ता झड़ जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। उसके बाद पकाना है, राइपन करना है, तो आप इथिलीन से ट्रीटमेंट कर दीजिए। फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, इट एनहांसेस द रेट, ठीक है। तो राइपनिंग के समय रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा, इस फेनोमिनन को हम लोग रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक, कौन सा हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, अगर आपको फ्रूट को राइपन करना है जल्दी से और जल्दी से बाजार में बेचना है तो आप इथिलीन का ट्रीटमेंट ले दीजिए। तो इथिलीन का ट्रीटमेंट दीजिएगा तो जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक या क्लाइमैक्टरिक कहते हैं, ठीक है। अब ये इथिलीन का फंक्शन है कि इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ठीक है। तो अगर डॉर्मेंसी है सीड में या बड में तो उसको भी ब्रेक करेगा, और अगर डॉर्मेंसी ब्रेक होगा तो जर्मिनेशन में मदद करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव इफेक्ट है यहाँ पे पीनट सीड्स में। उसके बाद पोटैटो ट्यूबर्स की स्प्राउटिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका इथिलीन जो है इट प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पीटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। कहने का मतलब है कि अगर आप छिड़क दीजिए, अभी जैसे बरसात का समय हो गया तो जो धान का खेत में जो धान लगा है राइस प्लांट, वो क्या होगा कि वो पानी में डूब जाता है। तो साइंटिस्ट लोग क्या करता है, इथिलीन का ट्रीटमेंट दे देता है, उससे क्या होगा
उनका इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाएगा, इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाएगा और पानी से ऊपर आ जाएगा जो फ्रूट वाला पार्ट। So it helps leaves and upper parts of the shoot to remain above water. ठीक है। Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface area. तो रूट हेयर बनाने में मदद करता है। रूट हेयर का फंक्शन आपको पता ही है। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। यहाँ काफी अच्छा प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं जो कि प्लांट के लिए काफी हेल्पफुल है, जो इथेलिन कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये दोनों दोनों काम कर सकता है, प्रमोशन का भी काम कर सकता है, इनिबिटर का भी काम कर सकता है, बट ज्यादातर हम लोग इसको इनिबिटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इथिलीन इज ऑल्सो यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग स्टार्ट करने में मदद कर सकता है। उसके बाद फ्रूट सेटिंग में मदद करेगा पाइनएप्पल में। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। फ्लावरिंग, पाइनएप्पल की फ्लावरिंग में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फ्रूट सेटिंग में आप इथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए याद रखिए। उसके बाद अगर आप इसको छिड़किएगा मैंगो में, आम के पेड़ में, तो फ्लावरिंग हो जाएगी। So we see that ethylene regulates many physiological process. So it is one of the most widely used plant hormone in agriculture. सबसे ज्यादा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इथाइलिन इस्तेमाल करते हैं। The most widely used compound as a source of ethylene is एथेफॉन। ठीक है। तो जो केमिकल से जिससे हमको इथिलीन मिलता है वो है इथिफॉन। Ethifon is an aqueous solution. It is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. ठीक है। तो ये केमिकल मिलेगा, ये आप अप्लाई कीजिए, प्लांट क्या करेगा, इस एक्वा सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे इथिलीन गैस गैस जो है वो रिलीज होगा। ठीक है। तो इथेफॉन की मदद से आप टमाटर को जल्दी राइपन कर सकते हैं, एप्पल को। ठीक है। उसके बाद फ्लावर में एब्सिशन ब्रिंग अबाउट कर सकते हैं। उसके बाद कॉटन की थिनिंग हो सकती है, चेरी, वॉलनट, ये सब का थिनिंग हो सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है एग्जाम में, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, ये पूछा जाता है। ठीक है। कि खीरा में अगर आपको फीमेलनेस बढ़ाना है तो कौन सा हार्मोन क्रिएट कीजिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फीमेलनेस इन कुकुम्बर। So femaleness in cucumber is brought about by इथेफॉन या इथिलीन, जो भी आप बोलिए। ठीक है। तो नॉर्मली जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही है, क्लाइमैक्ट्रिक, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक के बारे में। दूसरा, प्रमोशन ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। तीसरा, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट एंड पाइनएप्पल। और उसके बाद किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, तो इथेफॉन के फॉर्म। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इथाइलिन। अब लास्ट टॉपिक देखिए इसमें, पांचवा जो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड ABA। इट वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। तो दो फेनोमिनन में इसका यूज है, एक एब्सिशन और दूसरा डोरमेंसी। ठीक है। डोरमेंसी मतलब लंबे समय तक शांत रहना, मतलब बर्ड वो फ्लावर में तब्दील नहीं हो रहा, सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा। एब्सिशन का मतलब है कि वो गिर जाता है। ठीक है, पेड़। But like other plant growth regulator, it also has wide-ranging effects on plant growth and development. ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में एक्ट करता है। PGI है ये, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। और ये प्लांट मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है, तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर भी है। ठीक है। तो ये क्या क्या कर रहा है एक्चुअली, तो इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा को बंद कर देगा। ठीक है। स्टोमाटा को बंद कर देगा तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है। So it increases the tolerance of plants to various kinds of stresses. Hence, it is called stress hormone. Very important. So ABA is called stress hormone. ये पूछा जाता है क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमाटा को बंद कर देता है। उसके बाद ABA also plays an important role in seed development.
सीड की मैच्योरेशन में, सीड की डोरमेंसी में, सब में मदद करता है। जब ये डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, इसका मतलब कि ज़्यादा समय तक सीड सर्वाइव करेगा। सो एबीए हेल्प सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज एन एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि नेम द हार्मोन विच इज एंटागोनिस्ट टू जीए। आंसर इज एबीए। नेम द स्ट्रेस हार्मोन। आंसर इज एबीए। नेम द हार्मोन दैट stimulates closure of stomata. So answer is ABA. Name the hormone that inhibits seed germination. Answer is ABA. ठीक है, यही दो तीन क्वेश्चन ABA से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, so we may summarize that for any and every phase of growth, differentiation, development of plants, one or the other plant phytohormone has some role. So such roles could be complementary और एंटागोनिस्ट। कहने का मतलब ये फाइटो हार्मोन, पांचों फाइटो हार्मोन जब भी आप पढ़े, ये रोल्स इनके या तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, या एंटागोनिस्टिक होंगे। जैसे अभी आप देखें कि एबीए जो है वो एंटागोनिस्टिक टू जीए है। ठीक है, सो दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक रोल मतलब अकेले करना, सिनर्जिस्टिक मतलब दो तीन मिलकर साथ करना। ठीक है, तो एडिटिव इफेक्ट हो जाता है। So similarly, there are number of events in life of a plant where more than one PGR interact to affect that event. ठीक है, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे भी हैं प्लांट में जहाँ पे एक से ज्यादा पीजीआर एक्ट करते हैं, जैसे डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो अभी आपने देखा था इथिलीन भी काम कर रहा है, एबीए भी काम कर रहा है, एब्सिशन में भी आपने देखा। ठीक है, ऑक्सिन भी काम कर रहा है, सीनेसेंस भी देखा, साइटोकाइनिन काम कर रहा है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस में आपने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट में एक से ज्यादा प्लांट हार्मोन काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। ठीक है, तो कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसका दो तरह का कंट्रोल होता है, एक तो अंदरूनी इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। तो along with genomic control and extrinsic factors they play an important role in plant growth। तो बाहर के जो फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, वो तो आपको पता ही है, टेम्परेचर होता है, लाइट होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्लांट प्रॉपर्टीज हो गया, जैसे प्लांट जेनेटिक्स। ठीक है, सो दीज फैक्टर्स कैन टुगेदर कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट along with the help of phytohormones। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स के इवेंट्स हैं जिनको हम लोगों को इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और प्लांट ग्रोथ के रेस्पेक्ट में समझना होता है, जैसे कि वर्नलाइजेशन। ठीक है, फ्लावरिंग। ठीक है, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि उसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि लाइट और टेम्परेचर को स्टडी करेंगे, किस तरीके से फ्लावरिंग इनिशिएट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे तीन तरह के फैक्टर्स हैं जिनको आपको समझना है। पहला इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, और जो तीसरा होता है वो आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, तो ये है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का बेसिक फंक्शन। ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग आएगा तो आप आसानी से आंसर कर लीजिए। ठीक है, ट्रू फॉल्स आएगा तो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, फिर भी एक बार हम बता देते हैं आपको कि क्या क्वेश्चन ये लोग पूछता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन में जो पहला क्वेश्चन ये लोग बनाएगा वो पूछेगा ह्यूमन यूरिन से कौन सा हार्मोन बना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछता है नेम टू
सिंथेटिक एंड नेम टू नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये लोग पूछता है कि पाइन एप्पल में फ्लावरिंग कौन प्रमोट करता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन एपिकल डोमिनेंस को पूछता है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है, और अगर एपिकल डोमिनेंस को आपको हटाना है तो कैसे हटाइएगा, और हेज कैसे बनाइएगा। ठीक है। तो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, हेज बनाना। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2,4-D का क्या रोल है। ठीक है। तो ये डाइकॉट वीड को मारता है, मोनोकॉट को हार्म नहीं करता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये डायग्राम छूट गया था, ये फिगर 15.1 में देखिए एपिकल डोमिनेंस। यहाँ पे आपका जो प्लांट है इसका एपिकल बड इंटैक्ट है। ठीक है। और इसका बड रिमूव हो गया, तो ये सीधा जा रहा था। अब देखिए यहाँ से लैटरल निकल रहा है ग्रोथ इधर। ठीक है। तो ये पॉइंट है। उसके बाद आइए जिब्रेलिन में ये पूछता है कि विच इज द मोस्ट फेमस जिब्रेलिन और मोस्ट स्टडीड जिब्रेलिन। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ग्रेप का स्टॉल को बढ़ाना है या एप्पल को इलोंगेट करना है तो कौन सा हार्मोन चाहिए। 8th क्वेश्चन, मॉल्टिंग में कौन सा हार्मोन चाहिए। जिब्रेलिक एसिड। ठीक है। शुगर केन का शुगर कंटेंट बढ़ाना है, लेंथ बढ़ाना है तो ठीक है। उसके बाद बोल्टिंग है, तो दिस इज अगेन 10th क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद साइटोकाइनिन में यही पूछता है कि जियाटिन और काइनेटिन। ठीक है। ये 11 नंबर हो गया जियाटिन और काइनेटिन। 12 नंबर हो गया आपका ये डिले ऑफ सेंसेशन। ठीक है। और ये ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो दिस इज 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन आइए तो गैसियस हार्मोन पूछता है, दिस इज द 14th क्वेश्चन। उसके बाद एपिकल हुक फॉर्मेशन पूछता है, दिस इज द 15th क्वेश्चन। उसके बाद हेस्टन्स राइपनिंग एंड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक पूछता है, दिस इज द 16th क्वेश्चन। उसके बाद फ्लडिंग में राइस प्लांट को अगर इंटरनल इलॉन्गेशन करना है तो कौन सा हार्मोन का ट्रीटमेंट दीजिएगा। इथाइलिन 17। फ्रूट सेट करने के लिए कौन सा हार्मोन दीजिएगा पाइनएप्पल को, तो इथाइलिन 18। इथेनॉल है, दिस इज 19। फिर 20th क्वेश्चन है आपका कि फीमेल फ्लावर्स कुकुम्बर में कौन प्रमोट करेगी, तो दिस इज अगेन इथाइलिन। उसके बाद आपसे पूछेगा सीड जर्मिनेशन कौन कर इनहिबिट कौन करता है, एबीए। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो एबीए। कौन सा हार्मोन जीए का एंटागोनिस्टिक है, एबीए। ठीक है। उसके बाद 23 हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। कि किन किन फेनोमिनन में एक से ज्यादा पीजीआर इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो सीड डोरमेंसी हो गया, बड डोरमेंसी हो गया, एब्सिशन हो गया, सेनेसेंस हो गया, एपिकल डोमिनेंस हो गया। और जब पीजीआर को आप स्टडी करते हैं कौन कौन सा फैक्टर आपको स्टडी करना है, तो दिस इज 20 क्वेश्चन। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन में से ही कोई एक क्वेश्चन पूछे हर एक साल। ठीक है। यही क्वेश्चंस हैं आपको, ये आपको याद रखना है।